चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग टेंस का इंफॉर्मेशन देखे थे। आज हम लोग जो टेंस का मेन हीरो है, ठीक है, पूरे इंग्लिश ग्रामर का कहा जाए तो वो मेन हीरो है, वो है आपका वर्ब। वर्ब के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को समझाएंगे। तो वर्ब जो है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, वर्ब आपका दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? मेन वर्ब और दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, यानी सहायक क्रिया। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर ये वर्ब है क्या चीज। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन से ये नाम सुनते आ रहे होंगे आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। देखिए, नाम में ही सारा चीज छिपा हुआ है। यहाँ क्या लिखे हैं? शब्द, और ये क्या है? भेद। तो शब्द के बारे में आप लोग पढ़े हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं वो भी पढ़े हैं। तो यही जो शब्दों का प्रकार जो बांटा गया है वाक्य में, उनके कार्य के अनुसार टोटल 8 भाग में बांटा गया है, जिसमें कि आप लोग पहला सुने होंगे नाउन, दूसरा आपका हो गया प्रोनाउन, फिर इसी तरह एडजेक्टिव, वर्ब। तो आपका उसमें एक वर्ब भी तो आता है। तो हम लोग यही वर्ब को आज सीखने वाले हैं। तो वर्ब है क्या चीज? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड ही है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ड का ही एक भाग है। तो आज हम लोग इसी वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जैसे कि वर्ब आखिर है क्या, फिर हम उसके प्रकार पर आएंगे। सबसे पहले तो हमको ये वर्ब को जानना है कि वर्ब आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए, एन एक्शन ऑफ डूइंग एनीथिंग। वर्ब का डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्शन ऑफ डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड ए वर्ब, इज कॉल्ड ए वर्ब। या इसी को सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हो कि वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है, मतलब जिससे कुछ एक्शन का बोध होता है। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे कुछ एक्शन का बोध होता है, ये प्रश्न उठता है। तो देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं रीड, रीड हो गया, प्ले हो गया, गो हो गया, कम हो गया, राइट हो गया, स्लीप हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ब हैं। नॉर्मली हम लोग रीड का मतलब बोलते हैं पढ़ना। वास्तविकता में रीड मतलब होता है पढ़ो। पढ़ना के लिए हम लोग टू रीड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सिंपली अभी ये जान करके चलते हैं कि रीड का मतलब पढ़ना, प्ले का मतलब खेलना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, राइट मतलब लिखना, स्लीप मतलब सोना। आप देखो, सारे के सारे वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ? ना लगा हुआ। एक पहचान आपको ये मिल गया कि जितने भी एक्शन वर्ड हैं उन सारे के लास्ट में ना देखने को मिलता। अब जैसे अगर हम बोलते हैं रीड, तो रीड एक ऐसा मतलब एक्शन है जिसको देख करके आप कहोगे कि वो पढ़ रहा। ठीक है, जब किसी के हाथ में आप कॉपी कलम देखो और वो इस तरह से पढ़ रहा है, तभी तो आप कहते हो कि वो पढ़ रहा है। वहां क्या है? उसका एक अलग एक्शन होता है। आप उसको देख करके ये नहीं कहोगे कि वो खा रहा है। ठीक है, तो पढ़ने का एक अलग एक्शन हुआ। इसी तरह खेलने का एक अलग एक्शन होता है, जाने का एक अलग एक्शन होता है। जब किसी के पीठ को आप देखते हो, बैक को आप देखते हो, तो आप कहते हो कि वो जा रहा है। और जब किसी का फेस आपकी तरफ होता है और उसका पैर
चल रहा होता है तब आप कहते हो कि वो आ रहा है। तो जाने का एक अलग एक्शन हुआ, आने का एक अलग एक्शन हुआ, लिखने का एक अलग एक्शन होता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है और मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे कि मैं खाना पका रहा हूं? नहीं, लिख रहा हूं। तो यहाँ क्या है, लिखने का एक अलग एक्शन है। तो जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड हैं। सब में कुछ ना कुछ एक्शन छिपा हुआ, ठीक है। तो यही एक्शन वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्ब क्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं, जैसे आप पढ़ना को ही लीजिए, तो हिंदी में हम पढ़ना को कई रूपों में लिखते हैं। अब जैसे पढ़ना से ही बना है पढ़ता, पढ़ती, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ चुका, पढ़ चुकी, इस तरह से। लेकिन हिंदी में जो है इसका मात्र 5 ही प्रकार है जिसमें आप इसको शो कर सकते हो। V1 से लेकर के V5 तक इसको मात्र 5 प्रकार में ही बांटा गया है। हिंदी में तो आप उसको कई तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आप उसको एक वर्ब को मात्र 5 तरीके से ही लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आज वर्ब का जो पहला प्रकार है उसको देखने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर हम लोग मेन वर्ब को समझेंगे। अभी जितने भी आपको उदाहरण हम दिए थे, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मेन वर्ब हैं, मुख्य क्रिया हैं। अब कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो इसका हेल्प करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मतलब जो मेन वर्ब का क्या करे, सहायता करे, हेल्प करे, वही आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो कि एक कैप्टन होता है और एक कैप्टन का हेल्प करने वाला वाइस कैप्टन होता है, ठीक उसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, मेन वर्ब का हेल्पर हो गया, बॉडीगार्ड हो गया। जहां पर आप सेंटेंस देखो वहां मेन वर्ब के आगे में ये खड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेन वर्ब की संख्या जो है वो अनलिमिटेड है, अनगिनत है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये लिमिट मात्रा में, इसकी संख्या टोटल 24 है, ठीक है। अब ये 24 हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों को याद रख लेना है। तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिए ताकि सुविधाजनक तरीके से आपको ये याद हो जाए। तो पहला पार्ट में हम वर्ब टू बी फॉर्म को रखेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आ जाएगा एम, इज, आर, वाज, वर। तो इसको बोला जाता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, इसकी संख्या कितनी है, 5। दूसरा में आपका आ जाएगा डू, डज, डिड। इसको बोला जाता है वर्ब टू डू, इसकी संख्या 3। थर्ड में है आपका हैव, हैज, हैड। इसको हम बोलते हैं वर्ब टू हैव, इसकी संख्या भी 3। और चौथा पार्ट जो आपका हो गया वो आपका कहलाता है मॉडल्स, जिसमें आपको ये मॉडल्स कितना है, 13। शुड, मस्ट, आउट टू, कैन, कुड, मे, माइट, shall, will, would, need, dare और यूज टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स। इसकी संख्या 13। अक्सर विद्यार्थी इसको पढ़ने में गलती करते हैं। जैसे ये SHOULD है तो उसको अक्सर बच्चे शुल्ड पढ़ते हैं, इसको शुल्ड नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, शुड, ठीक है। ये MUST मस्ट, ये OUGST आउट टू। जैसे कि क्रिकेट में आउट होता है ना, तो वहां पे OUT आउट है और यहाँ पे OUGHT आउट है, दोनों का उच्चारण एक ही जैसा होता है, आउट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, आउट टू। कैन,
कुड, यहाँ कुड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुड, MAY में, MIGST माइट, SHA वाला सेल, विल, वुड, इसको भी अक्सर बच्चे वुल्ड पढ़ते हैं, वुल्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? वुड, नीड, डेयर और यूज्ड टू। तो ये 13 क्या हो गया? मॉडल्स कहलाता है। तो इसमें देखिए इसको याद किस तरह से रखा जाए। तो 24 को अगर एक जगह इकट्ठा लिख दें तो याद करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसको क्या किया? पार्ट बाय पार्ट करके बांट दिए, जिसमें आप एम, इज, आर, वाज, वर, ये वर्ब टू बी कहलाता है। टोटल 5 हो गया। उसके बाद डी अक्षर से स्टार्ट होने वाला देखिए, डू, डज, डिड, डी वाला को एक साथ कर दिए, इसको बोला जाता है वर्ब टू डू, ठीक है। फिर एच लेटर से स्टार्ट होने वाला आपका 3 आ गया, हैव, हैज, हैड, ये आपका वर्ब टू हैव कहलाता है, इसकी संख्या 3। और ये चौथा आपका हो गया मॉडल्स, ठीक है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के कुछ रूल को देखने वाले हैं। ये रूल आप निश्चित रूप से कॉपी पे नोट कर लें और उसको याद रखें। ये रूल आपको मतलब टेंस क्या ग्रामर आप कहीं पर पढ़ो, ट्रांसलेशन बनाओ, सारे जगहों पे आपको ये यूज आने वाला है। इसका पहला नियम है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले आता है। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले ही हम बताए हैं कि यह एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है, सहायक क्रिया, नाम से ही स्पष्ट है। जो मेन वर्ब का क्या करे? सहायता करे। तो मेन वर्ब के आगे ही रहेगा ना, बॉडीगार्ड कहाँ रहता? आगे रहता। तो यहाँ जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे यह गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। और इस गोइंग के ठीक पहले क्या लगा हुआ है? एम लगा हुआ है। तो एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या कर रहा है? गोइंग का हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। कुछ ऐसे भी वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि मेन वर्ब गायब रहता है। तो वहां जैसे आप देखिए, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे जो एम है, जिसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जान रहे थे, मेन वर्ब के एब्सेंस में यही हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एम में हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं और यहाँ पे मेन वर्ब लिखे हैं। अब जैसे देखते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, जैसे कि क्रिकेट में अगर कोई टीम का कप्तान जो होता है, यदि वो किसी मैच में बीमार हो जाता है या चोटिल हो जाता है, तो उसके जगह पे जो वाइस कैप्टन होता है वो उस टीम का क्या करता है? कप्तानी संभाल लेता है। तो ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस में समझिए कि मेन वर्ब बीमार हो गया, तो वहां पे यह जो एम है वही क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया, ठीक है। तो ये पहला रूल आप याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ रहता है? मेन वर्ब के ठीक आगे रहता है, ठीक पहले लगता है। अब आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है? तो ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस में जब हम आते हैं तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम रूल में क्या लिख सकते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता है। अगर हम बगैर हेल्पिंग वर्ब के अगर नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा, वो आपका सही नहीं होगा। अब जैसे यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंस का जानकारी होगा तो आप लोग एक सेंटेंस जैसे ये सुने होंगे कि राम आम खाता है, काफी पॉपुलर सेंटेंस है, राम आम खाता है। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो होता है राम इट्स ए मैंगो। अब यहाँ ये कैसे हुआ, ये सब बात की बातें हैं। राम इट्स अ मैंगो। अब इसी में अगर हम इसका नेगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे? राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? राम डज नॉट ईट अ मैंगो, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं से डज नहीं था, लेकिन नीचे जब आप नेगेटिव सेंटेंस आप इसका बना रहे हो तो यहाँ पे आपको
डज लगाना पड़ रहा है, ये क्या है। इसी तरह से आप जब मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाते हो तो उसमें भी आपको अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव बनाते हो तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए या लगता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, देखिए यह नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है वो कहां लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में लगता है। इसको आप भाषा के तौर पर भी चाहो तो याद रख सकते हो कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। चाहे आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस उठाओ आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको याद क्या रखना पड़ता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको ट्रांसलेशन बनाते समय आपको दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको वर्ब को ही ध्यान में रखना होता है कि कौन सा वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बाद थर्ड रूल पर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट रूल है आपका शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करते हैं या किस तरह से आपको देखने को मिलता है वो देखिए। कभी कभी आप जब बुक का रीडिंग करते हो, बुक पढ़ते हो, तो आपको यह इजंट, आरंट इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे इज नॉट है तो इज नॉट को इज नॉट ना लिख करके क्या लिखा जाता है, इजंट लिखा जाता है। आर नॉट को आरंट, इस तरह एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, एम नॉट का हम एमंट नहीं बोलेंगे। फिर है वाज नॉट, तो वाज नॉट का वाजंट, वेयर नॉट का वेरंट, सेल नॉट का सेलेंट नहीं, ये दो में स्टार लगा दिए हैं, ध्यान में रखना है। सेल नॉट का संट, विल नॉट का वॉन्ट, कैन नॉट कांट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो को आप ध्यान में रखिएगा, सेल नॉट का सेलेंट नहीं, विल नॉट का वेलेंट नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों को। ठीक है, अब है दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब रहने पर नॉट का प्रयोग हमेशा पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। कभी कभी आपको सेंटेंस में दो या दो से अधिक शब्दों वाला हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है। जैसे हम बोलते हैं शैल हैव, तो यहाँ पे आप देखिए दो तरह मतलब दो शब्द वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसमें नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो आपको लिखा हुआ है नेगेटिव वाला में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम जो नॉट का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो आपका दो शब्द वाला आ गया, तो शैल हैव के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है। आपको नॉट कहाँ लगाना है, हमेशा पहले वाले के साथ लगाना है। रूल में देखिए दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब रहने पर नॉट का प्रयोग हमेशा पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर शैल हैव को आप क्या लिखोगे, शैल नॉट हैव। आपका ये सही है। अगर आप इस तरह से लिखते हो शैल हैव नॉट तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से शैल हैव बीन आ गया, इसमें तो आपको तीन तीन शब्द देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। इसी तरह से आउट टू हैव या आउट टू सिंपल वे में, तो इसको लिखना है आउट नॉट टू। यहां भी देखिए दो शब्द वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो हमेशा पहले वाले के साथ आपको नॉट का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद रूल नंबर 5 को देखेंगे। रूल नंबर 5 हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। इसमें रूल हमारा कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जब हम बनाते हैं तो उस टाइम में हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना है।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आप इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए, दोनों से अगर हम रिलेट करें तो फर्स्ट में आपका था अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका नेगेटिव लगाते हैं तो नेगेटिव के लिए रूल बना था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को लगा देना है। तो उसका स्ट्रक्चर हम लिखे थे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इससे आगे बढ़ के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो बस इन दोनों का प्लेस चेंज कर देना है। जहां आपका हेल्पिंग वर्ब है वहां आपका सब्जेक्ट चला जाएगा और सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं करना है। तो नॉट आवश्यकता अनुसार यदि वाक्य में नहीं शब्द आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आप नॉट रखें, अन्यथा आगे बढ़ जाएं। उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका जैसे था वैसे रह जाएगा। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल में देखिए कि क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है या क्या वह खेल रहा है या फिर क्या मोहन पटना जा रहा है, इस तरह का कोई भी वाक्य है जिसमें कि प्रश्न करने का बोध होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा और उसको हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए वह खा रहा है, तो नॉर्मली हम इसको क्या बनाते हैं, ही इज ईटिंग। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज पहले डाल दीजिए, उसके बाद वह का ही हो जाएगा, तो इज ही ईटिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलें कि क्या वह नहीं खा रहा है, अब इसके लिए हमको अलग से स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, इज ही और ही के बाद नॉट लगा दीजिए, चूंकि नहीं शब्द आ गया आपको, इज ही नॉट ईटिंग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय आपको क्या करना चाहिए। छठा रूल भी एक है कि आप चाहो तो इसको जान सकते हो कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी आपका हेल्पिंग वर्ब ही जो होता है वो मेन, मतलब कहिए तो जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का अर्थ हेल्पिंग वर्ब से ही स्पष्ट होता है। अब जैसे देखिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। फिर लिखते हैं ए मैंगो इज के जगह वाज कर दीजिए, वाज ईटेन बाय राम। दोनों सेंटेंस में आप देखिए अंतर कहां से आ रहा, हेल्पिंग वर्ब से ही आ रहा है। बाकी ए मैंगो ऊपर वाले में भी है, ए मैंगो नीचे वाले में भी है, ईटेन बाय राम ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को अलग कर रहा है कि ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। मतलब कि आम राम के द्वारा खाया जाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता था। तो दोनों में अंतर कहां से आ रहा है, इसी हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब में कुछ और भी रूल हैं, तो वो उतना ज़्यादा मतलब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम ये 5 रूल तो जरूर जानिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेन वर्ब को देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।